अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। मॉस्को में इस समय शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्य देशों की बैठक चल रही है और अलग अलग स्तर की वार्ताएं हो रही हैं। जैसे हमने देखा कि पहले एससीओ के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई, फिर विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और अब बारी थी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की। इस बैठक में हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल भी मौजूद थे और उनके सामने पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। पाकिस्तान के एक प्रतिनिधि ने काल्पनिक नक्शा इस बैठक में दिखा दिया और उस नक्शे में भारतीय भूभाग को पाकिस्तान में दिखाया गया था और यही वो गलती कर गया पाकिस्तान। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के सामने आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे कि जब पाकिस्तान ने ये नक्शा दिखाया तो अजीत डोभाल ने क्या किया, भारत ने क्या किया, इस विस्तृत रिपोर्ट में आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे लेह में, लद्दाख में जिस तरीके से भारतीय सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। आज रक्षा मंत्री ने भी कहा कि भारत किसी भी स्थिति का सामना करने को तैयार है। हमारे सैनिक जहां संयम और धैर्य दिखाना होता है वहां संयम और धैर्य दिखाते हैं, जहां शौर्य दिखाना होता है तो वहां शौर्य भी दिखाते हैं। और आप देखिए कि ऊंची से ऊंची चोटियों पर मोदी सरकार ने कितनी तैयारी करवा दी है हमारी सेना के जवानों की। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज वहां पर पहुंचा दी गई है। सर्दियों में लंबे समय तक टिकने की पूरी व्यवस्था हो गई है। तंबू गाड़ दिए गए हैं, चीन के सामने डटे हुए हैं और हर मुकाबला करने के लिए तैयार है हमारे सैनिक। और आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे कि कैसे हमारे जवानों ने हर चीज का इंतजाम कर लिया है और खास तौर पर जो 2 राजमार्ग 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं वो कैसे उस समय को कम किया गया है कि किस तरीके से उन राजमार्गों को खोला जाएगा और अगर मौसम खराब होता भी है तो किस तरीके से सारी चीजों को भंडारण कर लिया गया है, ये आपको अपनी विस्तृत रिपोर्ट में दिखाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे मदन शर्मा की, जो नेवी के पूर्व ऑफिसर हैं जिनको शिव सैनिकों के कथित गुंडों ने पीटा था। आज मदन शर्मा ने कहा राज्यपाल से मुलाकात के बाद कि मैं अब से बीजेपी और आरएसएस के साथ हूं। क्या कहा है उन्होंने आपको दिखाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे कंगना रनौत की कि किस तरीके से उन्होंने फिर से निशाना साधा है शिवसेना पर, महाराष्ट्र सरकार पर। इसके अलावा बात करेंगे हम रेलवे की कि उसने कौन कौन सी नई ट्रेनों की और घोषणा की है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की गलती और अजीत डोभाल ने आज क्या किया उसके बारे में। पाकिस्तान के एक प्रतिनिधि द्वारा एक काल्पनिक नक्शे में भारतीय भूभाग को पाकिस्तान के हिस्से के तौर पर दिखाए जाने के विरोध में भारत ने मंगलवार को शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक से बहिर्गमन किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा यह मेजबान द्वारा इसके खिलाफ दिए गए परामर्श की घोर उपेक्षा और बैठक के नियमों का उल्लंघन था। मेजबान से विचार विमर्श के बाद भारतीय पक्ष ने इस मौके पर विरोध स्वरूप बैठक छोड़ने का फैसला किया। बैठक की अध्यक्षता रूस कर रहा था। इस मुद्दे पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा जैसी कि उम्मीद की जा रही थी पाकिस्तान ने तब इस बैठक को लेकर भ्रामक तस्वीर पेश की। सरकारी सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान की कार्रवाई एससीओ चार्टर का घोर उल्लंघन था और एससीओ के सदस्य देशों की क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता की सुरक्षा को लेकर सभी स्थापित मानकों के खिलाफ भी था। यह उधर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तनाव के बीच सेना ने लद्दाख में लंबी सर्दी के लिए पूरी तैयारी कर ली है। गर्मी प्रदान करने वाले उपकरणों और जलवायु अनुरूप कपड़ों तथा भीषण सर्दी से रक्षा करने वाले तंबुओं और ईंधन तक सभी आवश्यक चीज़ें अग्रिम मोर्चों पर पहुंच चुकी हैं। लद्दाख क्षेत्र में सर्दी के मौसम में तापमान 0 से काफ़ी नीचे चला जाता है और महीनों तक यह मुख्यतः देश के शेष हिस्सों से कटा रहता है क्योंकि भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव कम होने के कोई संकेत नहीं है। ऐसे में दोनों पक्षों ने भारी संख्या में अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा दी है। इसके अनुसार भारतीय सेना अपने राशन, बारूद, ईंधन के भंडार तथा सर्दी से रक्षा प्रदान करने वाले उपकरणों की उपलब्धता को मजबूत कर रही है। फायर एंड फ्यूरी कोर के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अरविंद कपूर ने संवाददाताओं से कहा चाहे राशन हो या ईंधन, चाहे तेल हो या लुब्रिकेंट,
तंबू हो या बुखारी यानी हीटर या कैरो हीटर या फिर गोला बारूद, हमारा भंडार प्रचुर मात्रा में है। उन्होंने कहा जहां भी इन चीज़ों की आपूर्ति की ज़रूरत है वह पहले ही की जा चुकी है। हमें विश्वास है कि व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि आगामी दिनों में यह शानदार परिणाम देगी। कपूर ने कहा कि समूचे लद्दाख क्षेत्र को 2 मुख्य राजमार्गों मनाली लेह और जम्मू श्रीनगर राजमार्ग से जोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा ये राजमार्ग लगभग 6 महीने बंद रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमने इस संख्या को घटाकर 120 दिन तक कर दिया है। अटल सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दारचा निमू पदम लिंक भी तैयार है और निकट भविष्य में लद्दाख क्षेत्र पूरे साल कनेक्टिविटी से लैस रहेगा। यह कोर सबसे ऊंचे ईंधन तेल लुब्रिकेंट डिपो में से एक का संचालन भी करती है। साजो सामान प्रभारी ब्रिगेडियर राकेश मनोचा ने कहा, हम अपने वाहनों और कर्मियों तथा अग्रिम मोर्चे पर भीषण सर्दी में उन्हें गर्मी प्रदान करने के लिए बुखारी के वास्ते भी ईंधन की आपूर्ति करते हैं। तंबुओं के बारे में अधिकारी ने कहा कि देश में विकसित आर्कटिक तंबू 0 से 20 डिग्री नीचे तक के तापमान को सहन कर सकते हैं, जबकि अधिक ऊंचाई वाले तंबुओं में 0 से 50 डिग्री नीचे तक के तापमान को सहन करने की क्षमता है। सेना के एक अधिकारी ने कहा कि तंबू और सर्दी के लिहाज से उपयुक्त कपड़ों की अग्रिम क्षेत्रों में आपूर्ति की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि राशन का भी पूरा इंतजाम कर लिया गया है। उधर हाल ही में शिवसेना के कार्यकर्ताओं के हमले के शिकार हुए पूर्व नौसैनिक मदन शर्मा ने मंगलवार को कहा कि वह अब से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ जाएंगे। शर्मा ने स्थानीय भाजपा नेताओं मंगल प्रभात लोढ़ा और अतुल भातखलकर के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से राजभवन में मुलाकात करने के बाद कहा कि वह चाहते हैं कि जिन लोगों ने उन पर हमला किया उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं आरएसएस और बीजेपी से जुड़ गया हूं मैं, क्योंकि जब मुझे मारा गया तो आरएसएस बीजेपी करके वो लोग इल्जाम लगाया, और ये आज से मैं घोषणा करता हूं बीजेपी आरएसएस से मैं जुड़ गया हूं मैं। और इस देश के लिए जो भी होगा आम पब्लिक के लिए, और हमारे पूर्व सैनिक, पूरे देश के पूर्व सैनिक जो है आरएसएस और बीजेपी से हमारे से जुड़ गए हैं, और हम लोग किसी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे जनता पर, किसी भी कॉमन पीपुल पर हम लोग ये अन्याय नहीं होने देंगे। जहां गुंडागर्दी होगी वहां पर पूर्व सैनिक आकर के उसको संभालेंगे, ये मेरा आश्वासन है। जो घटना हुई है वो हमने बतलाए हुए हैं, जो घटना हुई है, और जो दफा उनके ऊपर लगा हुआ है वो कमजोर है। उनको ये भी बात हमने कहा कि जो ट्रेस पास का जो कानून है, एक तरह से ये मीडिया को पकड़ करके और जेल में डाल दिए हैं, तो ट्रेस पास तो हमारे ऊपर भी लगता है। हमारे कंपाउंड में आकर के खींच करके लेकर के गए हुए हैं, तो ट्रेस पास तो वो भी किए हुए हैं, तो उनको क्यों नहीं 5 दिन 6 दिन वो सेम धारा क्यों नहीं लगाया गया कि ये मीडिया पर क्यों लगी है। गवर्नर जी ने आश्वासन दिया कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। हम ये भी डिमांड किए हुए हैं कि सरकार को बर्खास्त करके और प्रेसिडेंट रूल लाया जाए। आश्वासन दिए हुए हैं, बात करेंगे इसके लिए सेंटर से। उधर अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने बंगले में की गई कथित अवैध तोड़फोड़ के लिए बीएमसी से 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग के वास्ते बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में संशोधन किया है। उपनगरीय इलाके बांद्रा स्थित रनौत के बंगले में बीएमसी ने गत 9 सितंबर को कथित अवैध निर्माण को तोड़ा था, जिसके खिलाफ अभिनेत्री ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। तब न्यायमूर्ति एसजे कठवल्ला की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बीएमसी की कार्रवाई पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि यह दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होती है। रनौत ने अपनी या संशोधित याचिका में आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ की गई उनकी टिप्पणियों के परिणाम स्वरूप बीएमसी ने तोड़फोड़ की कार्रवाई का फैसला किया। इसके मुताबिक हाल ही में अभिनेत्री की महाराष्ट्र सरकार से तनातनी चल रही थी, क्योंकि उन्होंने राज्य सरकार से संबंधित कुछ मुद्दों से निपटने को लेकर की गई कार्रवाई पर अपने विचार व्यक्त किए थे, जिनका आम जनता पर प्रभाव पड़ता है। संशोधित याचिका के मुताबिक उनके विचारों ने कुछ खास पक्षों को नाखुश किया और एक विशेष राजनीतिक दल की नाराजगी का कारण बना, जो कि महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा है। इसके मुताबिक यही दल बीएमसी में भी सत्तारूढ़ है। हालांकि इसमें शिवसेना का नाम नहीं लिया गया। याचिका में यह भी दलील दी गई कि रनौत ने बंगले में ढांचागत मरम्मत के लिए बीएमसी से अनुमति मांगी थी और वर्ष 2018 में यह अनुमति प्रदान भी की गई थी। याचिका में अदालत से बीएमसी की कार्रवाई को अवैध घोषित करने और संबंधित अधिकारियों से नुकसान की भरपाई के बतौर 2 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का अनुरोध किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर के लिए निर्धारित की गई है।
उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पश्चिम बंगाल में ब्राह्मण पुरोहितों को प्रतिमाह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता और रहने की मुफ्त व्यवस्था की घोषणा करने को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मंगलवार को आलोचना की और आरोप लगाया कि बंगाली भाषी हिंदुओं का अस्तित्व वर्तमान बंगाल में खतरे में है। वरिष्ठ आरएसएस नेता जिष्णु बसु ने कहा कि यदि पश्चिम बंगाल सरकार हिंदुओं की सहायता के लिए इतनी ही इच्छुक है तो उसे उन परिवारों की मदद करनी चाहिए जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जिहादी आतंकवाद में अपनों को गंवाया है। उन्होंने कहा, हिंदू ब्राह्मण दान स्वीकार नहीं करते हैं। हिंदू पुरोहितों और ब्राह्मणों को समाज उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए दक्षिणा देता है। यह उन्हें वित्तीय सहायता देना सरकार का काम नहीं है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कृतियों में इस बारे में विस्तार से लिखा है। दक्षिण बंगाल क्षेत्र के प्रांत कार्यवाह बसु ने एक बयान में कहा, बंगाली भाषी हिंदुओं का अस्तित्व वर्तमान बंगाल में खतरे में है। इस तरह की घोषणा से हिंदू संवेदना आहत होती है। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को लेकर विपक्षी दलों के अक्सर निशाने पर रही मुख्यमंत्री ने सोमवार को 8000 से अधिक हिंदू पुरोहितों के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता और रहने की मुफ्त व्यवस्था की घोषणा की थी। बसु ने कहा, यदि राज्य सरकार हिंदुओं की मदद करनी चाहती है तो नादिया में अनुसूचित जाति के परिवारों की सहायता करनी चाहिए जिनकी जिहादियों ने हत्या कर दी। राज्य को उन परिवारों की मदद करनी चाहिए जिन्होंने जिहादी आतंक में अपनों को खोया है। यदि राज्य सरकार ऐसे परिवारों की मदद करती है तो हिंदू प्रसन्न होंगे। हिंदुओं का मखौल उड़ाए जाने से हमें पीड़ा पहुंचती है। उधर रेलवे ने मंगलवार को कहा कि वह 21 सितंबर से 20 जोड़ी क्लोन ट्रेनें चलाएगी। रेलवे ने कहा कि इन ट्रेनों में से 19 जोड़ी ट्रेनों के लिए हमसफर एक्सप्रेस का किराया लिया जाएगा। लखनऊ से दिल्ली के बीच क्लोन ट्रेन के लिए यह जनशताब्दी एक्सप्रेस के किराए के बराबर होगा। इन ट्रेनों की अग्रिम आरक्षण अवधि 10 दिनों की होगी। रेलवे के अनुसार ये ट्रेनें उन मार्ग पर चलेंगी जहां टिकटों की प्रतीक्षा सूची लंबी है या मांग अधिक है। रेलवे ने कहा कि ये ट्रेनें पहले से मौजूद 310 विशेष रेलगाड़ियों के अलावा होंगी और इनका ठहराव मार्ग पर संचालनात्मक हाल्ट या मंडल मुख्यालय तक सीमित रहेगा। रेलवे ने कहा कि ठहराव को सीमित करते समय राज्य सरकारों के सुझावों को ध्यान में रखा जा सकता है। केंद्र सरकार के कृषि संबंधी 3 अध्यादेशों का किसान विरोध कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर पर किसान, चाहे वो संगठनों के स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो या स्वयं के स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो, ऐसे विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि इन अध्यादेशों में संशोधन हो या इन्हें वापस लिया जाए। जो भारतीय किसान यूनियन है उसने खासतौर पर पंजाब के अलग अलग शहरों में आंदोलन किए, विरोध प्रदर्शन किया। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि किस तरीके का आंदोलन था और जो किसान हैं उनकी मांगे क्या है। पंजाब की सारी किसान जथेबंदियां अब एक मंच पे लड़ाई लड़ रही हैं। कारण ये है जो तीनों ऑर्डिनेंस जारी की ने केंद्र सरकार ने, उनको रद्द कराने के लिए हम सारे संघर्ष कर रहे हैं। उसमें क्या कमी है जो आपको लगता है कि किसान विरोधी है? इसमें हर बात ही किसान विरोधी है। एक तो जो फूड ग्रेन्स है उनकी जखीरेबाजी पैदा कर लेंगी जो बड़ियां कंपनियां बानी अडानी आ रहे हैं। छोटा व्यापारी भी खत्म हो जाएगा, छोटा किसान भी खत्म हो जाएगा, छोटा जो दुकानदार है वो भी खत्म। जब किसान खत्म हो गया सारी मार्केट जो उसके सिर के ऊपर चल रही है वो सारी अपने आप खत्म हो जाएगी।